दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप? मुझे लगता है कि आप जहाँ भी होंगे बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने कार्यों में मस्त होंगे। मैं हूँ अंकित शर्मा और आज मैं आप लोगों को जॉन ड्रैडन की लिखी एक कृति जिसका नाम है ऑल फॉर लव। आज मैं आप सबको ऑल फॉर लव की समरी हिंदी में बताऊंगा और इसको फिर ख़त्म करके फिर अगले किसी सेगमेंट में इसके क्वेश्चन आंसर भी आप लोगों को मैं बताऊंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं ऑल फॉर लव इन हिंदी एडिशन, पूरा समरी इसकी। इसका आरंभ एक्टियम की एक लड़ाई में मार्क एंटनी की पराजय के बाद से होता है। ऑक्टियस ने अलेक्जेंड्रिया की घेराबंदी कर ली है और एंटनी नितांत निराशा की स्थिति में आइरिस के मंदिर में एक सुनसान स्थान पर चला गया और उसने आदेश दिया कि वह किसी से नहीं मिलेगा। अगर कोई जबरन घुसेगा तो उसे मार दिया जाएगा। सेरेपियन ब्रिस और पुजारी लोग मंच पर प्रवेश करते हैं और उन अपशगुनों की चर्चा करते हैं जो अभी हाल में देखे गए हैं। वे अपशगुन इजिप्ट, मिस्र और उसकी रानी क्लियोपैट्रा के विनाश की धमकी दे रहे हैं। नील नदी में उसके सामान्य समय से पहले ही बाढ़ आना शुरू हो गई है। उसने सब जगह ध्वंस कर दिया है। प्राचीन राजाओं के मकबरे फट गए हैं या खुल गए हैं और भूत बाहर निकल आए और सड़कों पर घूम रहे हैं। चारों तरफ बड़े डरावने दृश्य है। एलेक्सस एक हिजड़ा और क्लियोपैट्रा का अनुचर पुजारियों को अपशगुनों के माध्यम में संबंध में बातें करने और पब्लिक में आतंक फैलाने के लिए डांटता है। वह समझता है कि शगुन पुजारियों की कल्पना की उपज मात्र है। पुजारियों को तो लोगों का मनोबल बढ़ाना चाहिए। ऑक्टेवियस सीजर्स के नेतृत्व में रोमानी सैनिक अलेक्जेंड्रिया के चारों ओर डेरा डाले पड़े हैं। कायर मिस्रवासी प्रार्थना तो एंटनी के पक्ष के लिए करते हैं, लेकिन अपने हृदय में वे ऑक्टेवियस को अपना स्वामी अधिपति मानते हैं। उन्हें आश्चर्य है कि एंटनी अपनी कीर्ति को पुनः पाने के लिए युद्ध करने के बजाय निष्क्रिय बैठा है। वह पूरी तरह निराशा में डूबा है और यहाँ तक कि क्लियोपैट्रा से मिलने से इनकार करता है। उसकी पत्नी ऑक्टेविया, जिसे उसने त्याग दिया है, अपने भाई ऑक्टेवियस के साथ है और बदला लेने की इच्छुक है। उन्हें डर है कि यदि एंटनी हार जाता है तो मिस्र रोम साम्राज्य का एक प्रांत बन जाएगा और मिस्र की समृद्ध फसलें इटली के लोगों का पेट भरने के लिए निर्यात कर दी जाएंगी। एलेक्सास कहता है कि वह चाहता है कि क्लियोपैट्रा एंटनी को छोड़ दे और ऑक्टेवियस के साथ युद्ध विराम की संधि कर ले, लेकिन वह एंटनी के प्रेम में पागल है। उसे छोड़ने से इनकार करती है। एलेक्सास पुजारियों से अपील करता है कि वे शकुनों की बात करके लोगों को डराए नहीं बल्कि उसकी हिम्मत बढ़ाएं। अब वह वेटेडियस एक सेनाध्यक्ष और एंटनी का सच्चा मित्र आता है। एंटनी एक संभ्रांत सेवक उसे बताता है कि उसके स्वामी ने खाना पीना और सोना छोड़ दिया है और पूरी तरह विचार या चिंतन में खो गया है। कभी कभी वह पागल की तरह चीखता चिल्लाता है। वह किसी से नहीं मिलता है, यहाँ तक कि क्लियोपैट्रा से भी नहीं। वेटेडियस कहता है कि एंटनी में अनेक अति मानवीय गुण हैं, लेकिन क्लियोपैट्रा के लिए उसके वासनात्मक प्रेम ने उसे खींचकर नीचे डाल दिया है। सेरेपियन घोषणा करता है कि रानी की इच्छा है कि सब लोग आज के दिन को पूरी विजय और आनंदोत्सव के साथ मनाएं, क्योंकि आज एंटनी का जन्मदिन है। लेकिन वेटेडियस कहता है कि जो कि सांप ग्रस्त हो वह जीव जिसने यह आम आंदोलन का आदेश दिया है। जब एंटनी की जान खतरे में है, उस समय जो खुशियां मनाते हैं उन्हें उनका मित्र नहीं कहा जा सकता। वह चाहता है कि क्लियोपैट्रा किसी भविष्य काल में पैदा हुई होती ताकि वह एंटनी को नहीं किसी और राजकुमार को बर्बाद किया होता। एंटनी उसका मतलब एंटनी का क्लियोपैट्रा के प्रेम की बेदी पर बलिदान किया जा रहा है। उसने उसे समस्त सद्गुणों से हीन करके छोड़ दिया है। अतीत में वह एक महान रोमन था, लेकिन अब वह एक स्त्री का दुर्बल सखा बनकर रह गया है। जैसे ही एंटनी आता है, वेटेडियस वहां से हट जाता है और उसकी बातें दूर से सुनता है। एंटनी कहता है कि वह
अपना जन्मदिन पूरी उदासी के साथ मनाएगा। वह एक धूमकेतु की तरह उठा और तीव्र गति से नीचे की ओर आया ताकि ऑक्टेवियस सीजर उसे अपने पांव तले कुचल सके। एंटनी जमीन पर लेट जाता है और कहता है कि अब वह केवल सम्राट की छाया है और धरती माता पर जितनी जगह वह घेरे है वही उसका साम्राज्य है। जल्दी ही वह राख हो जाएगा। अब वेटेंडियस उसके पास जाता है। एंटनी उससे पूछता है कि क्या वह वेटेंडियस है। वेटेंडियस कहता है कि हाँ वही है, लेकिन एंटनी अब वह नहीं है, वह जो उस समय था जिस समय उसने उसे आखिरी बार देखा था। एंटनी उसे जाने के लिए कहता है। वेटेंडियस कहता है कि वह ईश्वर के बाद केवल उसी को प्रेम करता है। वह बहुत दूर से उससे मिलने आया है, अतः वह उसे छोड़कर नहीं जा सकता। एंटनी की दयनीय अवस्था देखकर आंसू बहने लगते हैं। इससे प्रभावित होकर एंटनी भी आंसू बहाने लगता है। वह वेटेंडियस को पिता कहता है। वेटेंडियस उसे सम्राट कहता है। एंटनी कहता है कि उसका इतना अधिक मान भंग हो चुका है कि वह किसी भी सम्मानपूर्ण संबोधन का अधिकारी नहीं है। वह एक्टियम में अपनी पराजय के मान भंग को नहीं भूल सकता। वेटेंडियस कहता है कि वह जूलियस सीजर भी एक लड़ाई में हार गया था, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी थी। एंटनी कहता है कि वह अपने को इसलिए पद दलित समझता है क्योंकि वह युद्ध क्षेत्र से कायर की तरह भाग गया था। जब वह जवान था तो भाग्य देवी का लाडला था, लेकिन उसी उच्छृंखल कामुकता और रंगरेलियों के कारण सौभाग्य ने उसे त्याग दिया। अपने ध्वंस के लिए वह खुद जिम्मेदार है। वेटेंडियस कहता है कि वह उसके मन के घावों के लिए मरहम लगाएगा और उसके खोए हुए सौभाग्य को पुनः प्राप्त करने में उसकी मदद करेगा। इस पर एंटनी हंसने लगता है। वह कहता है वेटेंडियस एक मृत को पुनर्जीवित करने के लिए दवा दे रहा है। वेटेंडियस उससे पूछता है कि क्या वह ऑक्टेवियस के सामने बिना लड़ाई लड़े समर्पण करना चाहता है। एंटनी अपने आप को मार डालना चाहता है। वेटेंडियस कहता है कि इसके लिए हो तो वह भी उसके साथ मर सकता है। मतलब एंटनी अपने आप को मार डालना चाहता है, लेकिन वेटेंडियस उससे कहता है कि अगर चांस हो तो मैं भी तुम्हारे साथ मर जाऊं, लेकिन अभी तो उन्हें लड़ने और जीतने के लिए तैयार होना चाहिए। वह एंटनी को अपने सम्मान की खातिर उठ खड़े होने का उद्बोधन करता है। उसके पास बहादुर रोमनी सैनिकों के 12 लेजियन मतलब 3 से 6,000 के जत्थे डिवीजन है। वह उन्हें सीरिया में छोड़कर आया है। वह एंटनी के नेतृत्व में लड़ने के लिए व्यग्र है। एंटनी उससे कहता है कि उन्हें अलेक्जेंड्रिया ले जाए। वर्डियस कहता है कि वे यहाँ नहीं आएंगे क्योंकि वे क्लियोपेट्रा के लिए लड़ने को तैयार नहीं है, लेकिन उसे जिताने और एंटनी को अपने प्रेम का और बड़ा गुलाम बनाने के लिए क्यों लड़े। बिल्कुल सही है भाई। वे उन राज्यों को जीतने के लिए क्यों खून बहावे जिन्हें एंटनी एक चुंबन के बदले उन्हें क्लियोपेट्रा को दे देगा। एंटनी कहता है कि वह उसके अन्य दोषों और कमजोरियों के बारे में बात कर सकता है, लेकिन क्लियोपेट्रा के संबंध में उसे इस तरह नहीं बोलना चाहिए। वह कहता है कि मैं जितने संसार खो सकता हूँ वह उनसे अधिक की अधिकारिणी है। वेटेंडियस कहता है कि देवताओं ने मनुष्य जाति के एक बड़े भाग के कल्याण का उत्तरदायित्व एंटनी को सौंपा है, लेकिन वह इस काम को एक चंचल और गुणहीन स्त्री के प्यार की अपेक्षा कम अधिक महत्वपूर्ण मानता है। ये बात एंटनी को चिढ़ा देते हैं। वह कहता है उससे इस तरह की बात करना उसकी धृष्टता है। वह आगे कहता है कि तुम्हारे सैनिक कायर है और तुम विश्वासघाती हो। मैं चाहता हूँ कि तुम जैसे सीजर था सैन्य पद में मेरे बराबर के होते, ताकि मैं तुमसे अपने सम्मान पर किसी दाग के बिना लड़ सकता और मार डालता। वेटेंडियस उत्तर देता, तुम मुझे मार डाल लो, तुमने मुझे विश्वासघाती कहकर इससे भी ज्यादा बुरा किया है। वेटेंडियस कहता है कि वह विश्वासघाती होता तो अपने सैनिक टुकड़ियों को ऑक्टेवियस के पास ले जाता और उसकी इस दयनीय अवस्था में एंटनी के पास न आता। एंटनी अब अपने भूल का एहसास करता है और उससे क्षमा मांगता है। वेटेंडियस कहता है कि उसे विश्वासघाती कहकर उसकी क्रूरता ने उसे पहले ही मार डाला है। वह कहता है कि क्लियोपेट्रा के प्रेम ने उसे पथभ्रष्ट किया है। उससे पहले वह सर्वोत्तम और श्रेष्ठतम पुरुष था। अब एंटनी को विश्वास हो जाता है कि एकमात्र वेटेंडियस ही उससे प्रेम करता है, बाकी के लोग बस उसकी खुशामद करते हैं। वेटेंडियस के शब्दों ने एंटनी को उसकी तंद्रा भरी निष्क्रियता और हतप्रभता से जगा दिया। वह अपने मित्र को छाती से लगा लेता है और कहता है कि अब से वह इस तरह काम करेगा ताकि उसके द्वारा की गई प्रशंसाओं का अधिकारी हो सके।
वह कहता है कि मैं अपने आप को तुम्हारे हाथों में सौंपता हूँ, तुम जिस तरह चाहो मेरा इस्तेमाल कर सकते हो। कृपया मुझे विजय की ओर ले चलो, तुम्हें मालूम है कि वह काम किस तरह किया जाता है। वटाडियस उससे पूछता है क्या वह क्लेयोपेट्रा को छोड़ देगा। एंटनी जवाब देता है कि वह उसे अपनी जान और साम्राज्य से ज्यादा प्यार करता है, लेकिन तो भी वह उसे छोड़ देगा। वह लड़ने को तैयार है, वह अपनी पुरानी टुकड़ियों का नेतृत्व करेगा जिन्होंने पार्थियों को पराजित किया था। अब वेटेंडियस को विश्वास हो जाता है कि वे ऑक्टेवियस को हरा देंगे। एंटनी अभी भी क्लेयोपेट्रा के लिए आह भरता है, लेकिन अब उसमें एक नायक की आत्मा का निवास हो गया है और वह लड़ने के लिए उत्सुक है। वह शत्रुओं का कत्ल करके विजय प्राप्त करना चाहता है। ये जो वेटेंडियस और एंटनी के बीच में इतने सारे आर्गुमेंट हैं ऑक्टेवियस वगैरह सबके बारे में, ये पहले पार्ट में है। अब दूसरा पार्ट स्टार्ट होता है सेम स्टोरी का। सेकंड पार्ट हमें क्लेयोपेट्रा उसके अनुचरों के पास ले जाता है। क्लेयोपेट्रा ने सुना कि वेटेंडियस ने एंटनी को अपने बस में कर लिया है और उसने एंटनी ने मतलब चले जाने का निश्चय कर लिया। अब वह क्या करे। एलेक्सास उससे कहता है कि वह केवल उसकी खातिर लड़ने जा रहा है, किंतु क्लेयोपेट्रा कहते हैं कि यदि ऐसा होता तो वह उससे मिलने आता। उसे विश्वास है कि अगर वह चला जाता है तो वह उसका नहीं रहेगा और उसकी सारी आशाएं नष्ट हो जाएंगी। चूंकि एंटनी ने उसे छोड़ दिया है, इसलिए अब वह इस बात की चिंता नहीं करते कि ऑक्टेवियस द्वारा उसे गुलाम बना लिया जाता है। एंटनी के प्रति उसके प्रेम में कोई हेतु नहीं है, वह निरा पागलपन है। इरास उसे समझाती है कि वह एंटनी को भूल जाए, लेकिन क्लेयोपेट्रा उसे नहीं भूल सकती। वह उसे सदा प्यार करती रहेगी, यहाँ तक कि अगर वह उसके प्रति बेवफा और क्रूर हो जाए तो भी नहीं। क्लेयोपेट्रा ने चार्मियों को इस संदेश के साथ एंटनी के पास भेजा कि वह उससे अंतिम विदाई लेने के लिए मिलना चाहती है। वेटेंडियस चाहता था कि चार्मियों को एंटनी से मिलने से रोका जाए, लेकिन एंटनी ने उसे देख लिया और आदेश दिया कि उसे उसके पास लाया जाए। जब उसने उसकी प्रशंसा सुनी तो आह भरी। उसने चार्मियों से कहा कि उससे कह दे कि वह सदा उसका सम्मान करेगा, लेकिन यदि वह उससे मिला तो उसे छोड़कर नहीं जा सकेगा। सम्मान शब्द से क्लेयोपेट्रा को पीड़ा होती है। उसने इस शब्द को अपनी पत्नी ऑक्टेवियस के लिए प्रयोग किया होता, जिसके दिल में उसके लिए कोई अपनत्व या प्यार की भावना ही नहीं है। एलेक्सास अनुभव करता है कि एंटनी के हृदय में उसके क्लेयोपेट्रा के लिए बड़ा प्यार है। यदि क्लेयोपेट्रा उससे मिली तो वह रुकने को राजी हो जाएगा। उसने वेटेंडियस से, जो उसे लड़ने के लिए ले जाना चाहता है, के प्रभाव से मुक्त करने के लिए उसकी सहायता की जरूरत है। एंटनी वेटेंडियस और अपने सेनापतियों और फौज के साथ अलेक्जेंड्रिया के बाहर जा रहा है। वे ऑक्टेवियस के बारे में बातें करते हैं। उसमें पुरुषों जैसा साहस नहीं है, लेकिन वह जानता है कि गुप्त रूप से बदला किस प्रकार लिया जाए। एंटनी ने उसे एकल युद्ध लड़ने की चुनौती दी थी। ऑक्टेवियस ने उत्तर दिया कि उसे मरने के एक से अधिक रास्ते मालूम है। एंटनी कहता है कि ऑक्टेवियस लड़कर मरने के और सभी रास्ते चुन लेगा, मतलब वो लड़के नहीं मरेगा, बाकी कोई भी रास्ता चुन लेगा। वेटेंडियस कहता है कि यह आदमी बुखार से मरना ज्यादा पसंद करेगा। एंटनी कहता है कि ऑक्टेवियस ठंडे स्वभाव का है, अतः वह बुखार से नहीं मर सकता। वह अपने बिस्तर में बुढ़ापे में मरना ज्यादा पसंद करेगा। वेटेंडियस कहता है कि एंटनी ने ब्रूटस और कैसियस के खिलाफ फिलिप्पी की लड़ाई जीती थी और एक बड़े साम्राज्य को काट कर बनाया था, और अब ऑक्टेवियस आदमी उसे कूड़े की तरह ढकेल कर इससे बाहर करना चाहता है। ठीक जब फौज को मार्च करने का आदेश दिया जाने वाला था, एलेक्सास का एक संदेश लेकर आता है। एलेक्सास एंटनी को साबित करता है कि वह एक देवता के समान है। उससे प्रार्थना करता है कि वह उस संदेश को सुने जिसे शोकग्रस्त क्लेयोपेट्रा ने अपने स्वामी के लिए भेजा है। यह उसके युद्ध में सफलता के लिए 1 सहस्त्र मंगल कामनाएं, 10 सहस्त्र प्रार्थनाएं और करोड़ों आशीष वचन लेकर भेज रही है। आपने समझा ना, 1 सहस्त्र मंगल कामनाएं, 10 सहस्त्र प्रार्थनाएं और करोड़ों आशीष वचन लेकर भेज रही है। उसने साथ ही करोड़ों आंसू और आहें भी भेजी है। वह उन सबसे पहले ही उब चुका है, नहीं तो वह बहुत से प्यारे आलिंगन और विदा और चुंबन के साथ भी भेजती।
एंटनी ने एलेक्सास से पूछा कि रानी की इच्छा क्या है। एलेक्सास उत्तर देता है कि प्रथम तो रानी चाहती है कि जो श्रेष्ठ योद्धा उसके साथ जा रहे हैं उन्हें चाहिए कि उसकी परिपूर्णतम देखभाल करें। एलेक्सास सभी महत्वपूर्ण सेनापति जो रानी की ओर से प्रेम के प्रति हीरे जवाहरात उपहार में देता है, उसने एक अच्छा जवाहरात वेनेडियम के लिए भेजा है जिसे वह अपना शत्रु नहीं समझती क्योंकि वह उसके स्वामी को प्रेम करता है। वेनेडियस जवाहरात को स्वीकार नहीं करता है क्योंकि यह एक प्रकार की घूस है। एंटनी के लिए वह अपनी आत्मा भेजती, लेकिन इसे तो आप पहले ही दे चुकी है। वह लालों की एक पहुंच भेज रही है जिसे रक्त सने दिल जड़े हुए हैं जो कि राज चिन्ह है। वेनेडियस एंटनी से कहता है कि वह उस उपहार को छुए नहीं क्योंकि इसे भेजने वाले के स्पर्श ने उसे विषाक्त बना दिया। लेकिन एंटनी कहता है कि एक महिला के प्रेम के उपहारों को ससम्मान स्वीकार किया जाना चाहिए। वह कहता है कि जब वह शिविर में अकेला जाड़े की रात में जाग रहा होगा तो वह इस सुंदर पहुंची के मतलब भेजी गई जो भेंट है उसके दानों पर हाथ फेरकर अपनी रात गुजारेगा। ये मनके या दाने उसके यदि प्रेम उसको उसके प्रेम की याद दिलाएंगे। एंटनी को ब्रासलेट बांधना कठिन होता है। वह एलेक्सास से बांधने को कहता है। एलेक्सास सुझाव देता है कि इसे किसी महिला के हाथ को बांधना चाहिए और वह सर्वोत्तम महिला होगी जिसने यह उपहार उसके लिए भेजा है। एलेक्सास क्लियोपेट्रा को बुलाने के लिए एक अनुचर भेजता है और वेनेडियस एंटनी से प्रार्थना करता है कि वह क्लियोपेट्रा से न मिले। लेकिन एंटनी कहता है कि वह उससे केवल विदा लेगा। वेनेडियस कहता है कि उसकी आंखों का जादू सीजर को उसके मतलब एंटनी को परास्त करने का काम कर देगा। एंटनी कहता है कि वह एक रोमन है जो सम्राट शिष्टाचारों में प्रशिक्षित है, इसलिए चूंकि वह उसका मेहमान है अतः जाने से पहले उसे उससे विदा लेनी ही चाहिए। तब क्लियोपेट्रा वहां आती है। एंटनी उससे कहता है कि उन्होंने एक दूसरे को प्रेम किया है और वे एक दूसरे के विनाश के कारण है। क्लियोपेट्रा उससे कहती है कि देवतागण उसके सुख से ईर्ष्या करते हैं। अब देखो भगवान यहाँ भी आ गए ना, मतलब भगवान भी उसके सुख से जलते हैं। संसार उन्हें एक दूसरे से अलग करने के लिए आमादा है, यहाँ तक कि एंटनी भी उसके प्रेम का दुश्मन बन गया है। एंटनी उससे कहता है कि अपने विनाश का वह खुद एकमात्र कारण है। वह उससे कहता है कि उससे जूलियस सीजर के आने और उसकी जवानी में उसका भोग करने के पहले से ही प्रेम करता था। जब सीजर की हत्या हो गई तब वह मिस्र आया, अपने राजकाज की अपेक्षा कर दी और अपने को संपूर्णतः उसके प्रेम पर लुटा दिया। वह उसे बड़ी प्रबलता से प्रेम करता था। इस पर उसकी पत्नी फुल्विया द्वेष करने लगी और उसने उसे वापस बुलाने के लिए इटली में एक युद्ध खड़ा कर दिया, लेकिन वह वापस नहीं गया। जिन दिनों वह उसके आलिंगन में यहाँ लिपटा पड़ा था, रोम साम्राज्य में उस भाग पर जिस पर वह शासन करता था उसकी पकड़ ढीली हो गई। उसके पास जो बच रहा वह मात्र अलेक्जेंड्रिया था। फ्लूविया के मृत्यु के बाद रोमन साम्राज्य में शांति आ गई। उसने ऑक्टेवियस की बहन ऑक्टेविया से शादी कर ली। क्लियोपेट्रा ने उसे बुलाया, उसने ऑक्टेविया को छोड़ दिया और उसके पास आ गया। इससे ऑक्टेवियस उसके खिलाफ हो गया और सारा रोमन संसार उसके विरुद्ध हो गया। इस सब के लिए वह उत्तरदायी है। वह स्थल युद्ध में अधिक शक्तिशाली था, लेकिन उसने क्लियोपेट्रा जो कि उसे समुद्र पर लड़ने की सलाह दी और फिर अक्टिम की लड़ाई में कांटे के अवसर पर उसने उसे अपनी नौसेना के साथ त्याग दिया और इस तरह वह लड़ाई हार गया। उस पर यह सारा विनाश वही लाई है। वह उससे पूछता है कि क्या वह उससे चिपकी रहकर उसका और अधिक विनाश करना चाहती है। उसके पास 12 सैन्य डिवीजन बचे हैं। इनकी मदद से वह अपने सम्मान को पुनः प्राप्त करना चाहता है और अब वह उसके बीच रुकावट बनकर उसे फिर शर्मनाक पराजय का मुंह दिखाने के लिए आई है। क्लियोपेट्रा पूछती है कि जब उस न्यायाधीश एंटनी ने उसे पहले ही अपराधी घोषित कर दिया है तो वह अपना बचाव किस प्रकार कर सकती है। उसे खेद है कि जूलियस सीजर ने उसके प्यार का पहले उपभोग किया था। उसे विश्वास है कि यदि एंटनी उसकी पहली चॉइस हुआ होता, अर्थात एंटनी उसके साथ पहले आया होता तो उसे किसी दूसरे की आवश्यकता ही नहीं हुई होती।
अर्थात उसने कोई दूसरा पुरुष नहीं लिया होता। जूलियस सीजर ने केवल उसके शरीर का भोग किया था, लेकिन वह प्रेम केवल एंटनी से करती थी। यह सच है कि उसने उसकी पत्नी फुल्विया से दूर रखा, जो परेशानियां या शैतानियां और लड़ाई मचाती रहती थी। लेकिन एंटनी द्वारा ऑक्टेविया के त्याग के लिए वह दोषी नहीं है। वह अपने पूर्वक तर्क देती है कि एक्टियम में उसने उसे धोखा नहीं दिया था। उसके भागने का कारण उसका भय था। एंटनी उससे पूछता है कि क्या वह चाहती है कि वह अलेक्जेंड्रिया में रहे और नष्ट हो जाए। वह उत्तर देती है कि वह एक फ्रेंड के रूप में उसे सजेशन देगी कि वह चला जाए, लेकिन प्रेमिका के रूप में वह उससे अपील करती है कि वह वहीं रहे, इसका परिणाम चाहे उसका विनाश ही क्यों न हो। मतलब दोस्तों, आप समझ रहे होंगे स्टोरी किस तरीके से आगे बढ़ रही है। क्लियोपेट्रा उसे एक पत्र दिखाती है जो उसे ऑक्टेवियस से मिला है। पत्र उसे मिस्र और सीरिया की परिपूर्ण या फिर निरपेक्ष शासक बनाने का प्रस्ताव करता है, बशर्ते कि वह एंटनी से अलग हो जाए। अगर वह एंटनी से अलग रहना चाहे तो यह अच्छा मीन्स आकर्षक पत्र है, लेकिन उसने इस पत्र को ठुकरा दिया है क्योंकि वह एंटनी के प्रेम को राज्यों से अधिक मूल्यवान समझती है। एंटनी ऑक्टेवियस की हस्तलिपि मतलब राइटिंग को पहचान लेता है। ऑक्टेवियस क्लियोपेट्रा उससे कहती है कि वह उसे इतना अधिक प्रेम करती है कि उसके बिना जीवित नहीं रह सकती। अगर वह उसके साथ जीवित नहीं रह सकती तो उसके साथ मरना चाहेगी। वह उससे कहती है कि वह जाए और अपने सैनिक के रूप में कीर्ति अर्जित करे और उसे मरने के लिए वहां छोड़ जाए। वह कहती है कि वह एक दुर्बल परित्यक्त नारी है और इसी क्षण उसकी बाहों में मरना चाहती है। एंटनी अत्यधिक प्रभावित हो जाता है और चाहता है कि वह पहले मर जाए। वर्टेंडियस उसको याद रखने के लिए कहता है कि उसके सौभाग्य, सम्मान और यश की अपेक्षा क्लियोपेट्रा एक खिलौना है। लेकिन एंटनी कहता है कि उसके सौभाग्य, सम्मान और यश की अपेक्षा क्लियोपेट्रा उसके लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। वह संतुष्ट हो गया है कि उसकी रानी निर्दोष है और उससे प्रेम करती है। वह वेटेंडियस से कहता है कि उससे मतलब वेटेंडियस क्लियोपेट्रा से क्षमा मांगे। वेटेंडियस कहता है कि ऐसा करने की अपेक्षा वह मर जाना ही ज़्यादा बेहतर समझेगा। एंटनी निश्चय कर लेता है कि वह क्लियोपेट्रा को छोड़कर नहीं जाएगा, जो उसे इतना अधिक प्रेम करती है। उसने उसके खातिर राज्यों के प्रस्ताव को ठुकरा दिया है। वेटेंडियस यह कहकर चला जाता है कि अरे नारी, तू पुरुष का उससे अधिक नुकसान करने की क्षमता रखती है जितना भला करने की शक्ति सारे देवता रखते हैं। जॉर्ज ड्रेडन का ये जो वाक्य है ये बहुत महत्वपूर्ण है। वाक्य को मैं फिर पढ़ता हूँ। अरे नारी, तू पुरुष का उससे अधिक नुकसान करने की क्षमता रखती है जितना भला करने की शक्ति सारे देवता रखते हैं। एंटनी ऑक्टेवियस से इस धोखेबाजी करने से बेहद नाराज है। वह चाहता है कि अभी तुरंत हमला किया जाए और उसको हराया जाए ताकि रात आए वे परस्पर प्यार और सीजर पर अपनी विजय का आनंद अपनी मृत्यु के पहले उठा सके। एंड अब सेकंड पार्ट भी खत्म होता है, अब स्टार्ट होता है थर्ड पार्ट। एंटनी ने ऑक्टेवियस पर एक विजय पा ली है। जब वह आता है तो दुबदुबियाँ बजाई जाने लगती हैं, मतलब जो बाजा होता है विजय का, मतलब क्या कहते हैं, विनिंग साउंड या विनिंग बैंड या विक्ट्री बैंड, जो भी कह सकते हैं आप। तब फिर क्लियोपेट्रा लॉरेल की एक माला लेकर आती है और एंटनी को पहनाती है। एंटनी कहता है कि जब वह लड़ रहा था तब उसके उन गुनगुने आलिंगनों के बारे में सोच रहा था जो उसे उसकी विजय के बाद मिलेंगे। वह उससे अपना महान मार्स में से युद्ध का देवता कहती है और उसे अपने प्यार भरी वीनस कहता है और उसकी बाहों में उसे सतत बसंत की अनुभूति होती है। मतलब फिर दोनों एक दूसरे से गले मिलने लगते हैं बहुत ज़्यादा। वर्डेंडियस आता है और वहाँ चलते हुए प्रेम के खेल को देखता है
और एंटनी आइसिस के मंदिर को जाना चाहता है। वेटेंडियस उसके कपड़े को खींचता है। वह कहता है कि वह एक ऐसा संदेश लेकर आया है जिसे एंटनी सुनना चाहेगा। एंटनी कहता है कि वह लौट कर आएगा। वेटेंडियस कहता है कि एंटनी के सद्गुण उसके दुर्गुणों से इस प्रकार मिश्रित है कि देवतागण जब जब उसे उसके कर्मों के लिए उसको दंड और पुरस्कार देंगे तो निर्णय करते समय चक्कर में पड़ जाएंगे। ये जो वेटेंडियस है अपने आप में ही पूरी स्टोरी में काफ़ी बड़ा किरदार है और ये हमेशा इसे एंटनी के पास रहता है। वो हालांकि किसी न किसी रूप में उसका भला ही चाहता है, भले ही एंटनी को कुछ भी महसूस हो। एंटनी लौट कर आता है और वेटेंडियस से कहता है कि वह उसकी सहायता के बिना विजय प्राप्त कर सकता है। उसने शत्रु के उसके पड़ावों के पीछे ढकेल दिया है। शत्रु के 5000 से अधिक सैनिक मार डाले गए हैं। वेटेंडियस कहता है कि उसने अच्छा किया, लेकिन 5000 सैनिकों की हानि ऑक्टेवियस को कमजोर नहीं बना सकती। वेटेंडियस कहता है कि एंटनी को अपनी अस्थायी विजय का लाभ ऑक्टेवियस के साथ अपने लिए लाभकारी शांति संधि पर हस्ताक्षरित करने में उठाना चाहिए। वो चाहता है कि संधि कर ले जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। एंटनी कहता है कि ऑक्टेवियस अत्यंत क्रूर हत्यारा है, वह शांति की किसी संधि पर हस्ताक्षर नहीं करेगा। वेटेंडियस कहता है कि क्या ऑक्टेवियस के शिविर में उसका कोई मित्र है? एंटनी उत्तर देता है, नहीं भाई, ऐसा तो कोई नहीं है, लेकिन अगर वह इस तरह की 4 या 5 विजय पा लेगा तो अंततः ऑक्टेवियस को परास्त करने में सफल हो जाएगा। वेटेंडियस कहता है कि एंटनी उसकी कठिनाइयों को समझे। वह अपनी सहायता सामग्री एक छोटे कस्बे अलेक्जेंड्रिया से पाता है और उसे केवल मिस्रवासियों का समर्थन प्राप्त है, जबकि ऑक्टेवियस आदमियों और सामान की पूर्ति पूरे संसार से कहीं से भी कर सकता है। एंटनी कहता है कि उसका एक सच्चा मित्र था, लेकिन अब उसने उसे छोड़ दिया है। वह डोलाबेला है। वह क्लियोपैट्रा से प्रेम करने लगा था। जब एंटनी ने उससे कहा कि वह उस महिला से बात ना करे तो वह चला गया, यहाँ तक कि उससे विदा तक नहीं ली। वेटेंडियस कहता है कि डोलाबेला के व्यवहार से स्पष्ट है कि वह क्लियोपैट्रा से ज़्यादा एंटनी को प्रेम करता था और सीजर के शिविर में वह इन वीरों के बीच शांति स्थापित करने के लिए कठोर परिश्रम करता रहा है। एंटनी कहता है कि वह चाहता है कि इस समय वह उसके पास होता। तब वेटेंडियस कहता है कि डोलाबेला ने ऑक्टेवियस के शिविर से एक संदेशवाहक को कुछ कागजातों के साथ भेजा था। वेटेंडियस जाता है और तुरंत डोलाबेला के साथ वापस आता है। वेटेंडियस उसे देखकर बहुत खुश होता है और कहता है कि एक दूल्हा अपनी दुल्हन के लिए इतना उत्कंठित नहीं हो सकता जितना वह अपने मित्र डोलाबेला के लिए था। वह उससे कहता है कि वह पतन को निकृष्टतम स्थिति में है। डोलाबेला कहता है कि उसके लिए उसका मित्र एंटनी अभी सारे संसार का स्वामी है। एंटनी अपनी कीर्ति के लिए उन दिनों को याद करता है जब उसके कच्छ उन राजाओं से भरे रहते थे जो अब गुलाम हैं और केवल उसे सैल्यूट करने की प्रतीक्षा करते रहे हैं, लेकिन अब सौभाग्य ने उसे छोड़ दिया है। इस समय ऑक्टेवियस उसका कृपा पात्र है। डोलाबेला मुक्त भाव से कहता है कि इस समय वह जो कुछ है अपनी करनी से है। एंटनी उससे कहता है कि एक समय था जब वह सोचता था कि उसके भाई की मृत्यु के लिए क्लियोपैट्रा जिम्मेदार है। वह मिस्र से अपने आप को इस अभियोग से मुक्त करने आई। उसकी किश्ती सिडनस नदी के रुपहले पानी पर चलकर आई। पुली मीन्स गिर्रियाँ होता है और गिर्रियाँ और रस्सियाँ रेशम की बनी हुई थी और झंडे जो सोने से जड़े हुए झंडे थे वो फहरा रहे थे। उसकी परिचारिकाएं जल परियों की तरह विभूषित थी। क्लियोपैट्रा अपनी कोच पर समुद्र जात वीनस की तरह लेटी हुई थी। क्यूपिड की तरह वस्त्रावित लड़के अपने रंगे हुए डैनों से उस पर पंखे झड़ रहे थे। क्यूपिड मीन्स होता है प्रेम के देवता। उसकी तरह कपड़े पहने हुए लड़के जो कि डैनों से पंखे झड़ रहे थे, मतलब हवा कर रहे थे। इस सुंदर दृश्य ने सारे दर्शकों को आह्लादित कर दिया।
डोलाबेला इतना अधिक मंत्रमुग्ध हो गया था कि वह अपने क्रोध को भूल गया। डोलाबेला कहता है कि वह अपनी नौजवानी के दिनों में उससे प्रेम करने लगा था। वह एक व्यक्तिगत मामला था, लेकिन एंटनी उसे अपनी बढ़ी हुई आयु में प्रेम किया है और उसके प्रेम से रोम का साम्राज्य प्रभावित हुआ। तत्पश्चात वह कहता है कि वह एंटनी और ऑक्टेवियस के बीच शांति समाधान स्थापित करने के लिए काम कर रहा है। वह एक सहमति पत्र लाया है जिसकी शर्तें एंटनी के लिए सर्वथा सम्मानजनक है। जिस व्यक्ति ने ऑक्टेवियस को इन शर्तों को मान लेने के लिए राजी किया वह ऑक्टेविया एंटनी की पत्नी थी। वह डेंडियस जाता है और अपने साथ ऑक्टेविया और उसकी दो पुत्रियों को ले आता है। उन्हें देखकर एंटनी अस्त व्यस्त हो जाता है। डोलाबेला कहता है, बड़ी लज्जा की बात है मेरे स्वामी, यदि आप प्यार नहीं दे सकते तो हार्दिकता से ग्रहण कीजिए। कम से कम अपनी बीवी को अडॉप्ट तो कीजिए भाई, एक्सेप्ट तो करिए कि तुम्हारी बीवी है। यहाँ पे डोलाबेला यही कह रहा है। यदि आप मानव होने का दावा करते हैं तो उन्हें गले लगाइए और उनका स्वागत कीजिए। वेटेंडियस कहता है कि वही उन्हें यहाँ लाया है। ऑक्टेविया कहती है कि आई एम वेटिंग फॉर योर वेलकम, और ऐसे स्वागत की जो मैं अजन्मी के रूप में भी आशा कर सकती हूँ। वह एंटनी से कहती हूँ कि डू यू नो हु एम आई? एंटनी उसे उत्तर देता है, यस यू आर द सिस्टर ऑफ ऑक्टेवियस। ऑक्टेविया कहती है कि उसका यह कथन बहुत कठोर है कि यदि वह केवल ऑक्टेवियस की बहन होती तो उसके शिविर में ठहरी होती। वह उनकी पत्नी है जिसके साथ उसने क्रूर व्यवहार किया था। वह पत्नी के रूप में अपने अधिकारों का दावा करती है। वह मिस एंटनी कहता है कि उसने नीचता के साथ अपने भाई से उसकी जान की भीख मांगी। फिर एंटनी कहता है कि उसकी पत्नी और उसके मित्रों ने सबने उसे धोखा दिया है और वे अब उसे, जो कि उसकी कंडीशंस पे एग्री होने के लिए प्रेशराइज करेंगे, उसे अपनी पत्नी का गुलाम बनकर रहना पड़ेगा। लेकिन ऑक्टेविया सफाई देती है कि उसका मीन्स एंटनी का रिस्पेक्ट ऑक्टेविया का रिस्पेक्ट है और अपने पति को अपने भाई के द्वारा कभी अपमानित नहीं होने देगी। सहमति पत्र की शर्तों के अनुसार वह स्वतंत्र होगा। वह अपनी पत्नी जिसे वह घृणा करता है उससे भी मुक्त होगा। ऑक्टेवियस अपनी फौजें लौटा ले जाएगा और वह जो एंटनी है वो शासक वैसा ही रहेगा जैसे वह था। वह उसे एथेंस या किसी अन्य स्थान पर छोड़ सकता है। वह अपनी जो मतलब उसकी ऑक्टेविया है वह अपना पद एंटनी की बीबी का पद बनाए रखेगी, लेकिन इससे उस पर कोई बंधन नहीं होगा। एंटनी जो है वो क्लियोपैट्रा के प्रेम का आनंद शांति के साथ ले सकेगा। जब एंटनी ने यह सब सुना तो वह लज्जा से लाल हो गया। वह अपनी पत्नी के साथ अत्यंत क्रूर रहा था। जो भी मतलब उसने अदला बदली के साथ उसकी बीवी के साथ जो भी किया बहुत गंदा व्यवहार किया था। लेकिन अब उसे लग रहा था कि उसकी बीवी ने अपना आत्म बलिदान किया, सेल्फ सेक्रीफाइस किया और बहुत ज़्यादा उदारता के साथ उसके साथ व्यवहार किया। अब एंटनी की आंखों में आंसू आ गए कि जिस बीवी को हमने भगा दिया उसी ने हमारे लिए इतने रिस्पेक्टफुल कंडीशंस अपने भाई के द्वारा रखी। उसने कहा कि वह प्रस्तावों को इसलिए स्वीकार नहीं कर सकता कि यदि सब कर्तव्य भावना से प्रभावित होकर किया गया है, प्रेम के कारण नहीं। डोलाबेला उससे कहता है कि ऑक्टेविया उससे बहुत प्रेम करती है। एंटनी चक्कर में है और समझ नहीं पा रहा है कि वह क्या करे। वह ऑक्टेविया के लिए दया का अनुभव करता है और उन सब गलतियों के लिए जो उसने उसके साथ की है क्षतिपूर्ति करना चाहता है, लेकिन वह क्लियोपैट्रा जो उससे प्रेम करती है उसके लिए मरने को तैयार है, छोड़ नहीं सकता। वोटेंडियस कहता है कि क्लियोपैट्रा न तो दया की अधिकारिणी और न न्याय की, क्योंकि वह एंटनी के विनाश की जिम्मेदार है। ऑक्टेविया कहती है कि उसने उसके साथ जितनी भी गलतियां की हैं वह उन सबको भूल जाएगी। वह अपने बच्चों से कहती है कि वे दौड़कर अपने पिता के पास जाएं और उसका हाथ पकड़ लें। बच्चे जाते हैं और गले लग जाते हैं। वह कहता है, ले लो ऑक्टेविया, मुझे ले लो, बच्चों मैं तुम्हारा हूँ, तुम मुझे अपने आप में बांट लो। वह वचन देता है कि उसकी सभी गलतियां ठीक कर दी जाएंगी। ऑक्टेविया भाव विह्वल हो जाती है।
वह कहती है, आह धन्य है यह क्षण। वर्टेंडियस इतना प्रसन्न है कि उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। एंटनी ऑक्टेविया से कहता है कि रात को वह उसी के पास ठहरे, कल सवेरे वह और ऑक्टेवियस फिर मित्र हो जाएंगे। परिस्थितियों के इस तरह मोड़ लेने पर एलेक्सास बहुत अप्रसन्न है। उसकी योजना थी कि क्लेओपेट्रा को एंटनी के साथ धोखा करके ऑक्टेवियस के साथ मैत्रीपूर्ण होना चाहिए। सफल नहीं हुई थी क्योंकि क्लेओपेट्रा एंटनी को बहुत अधिक प्रेम करती थी और एंटनी ऑक्टेविया के साथ अपने समझौते के कारण क्योंकि क्लेओपेट्रा एंटनी को बहुत अधिक प्यार करती थी और एंटनी ऑक्टेविया के साथ अपने समझौते के कारण क्लेओपेट्रा को त्यागने जा रहा था। अब वह समाचार रानी को पहुंचाता है, जो इसे सुनकर गहरे शोक में डूब जाती है। ऑक्टेविया ने उसके एंटनी को अपने वश में कर लिया है। वह जानना चाहती है कि क्या यह महिला दमकीली और सुंदर है। एलेक्सास कहता है, जहाँ तक सुंदरता की बात है वह क्लेओपेट्रा सौंदर्य की चरम सीमा है, लेकिन ऑक्टेविया नेक और सदाचारिणी है। ऑक्टेविया वहाँ वेटेंडियस के साथ आती है। वह क्लेओपेट्रा के साथ बड़े वैभव शान के साथ आती है। क्लेओपेट्रा उससे कहती है कि वह एक रानी है। ऑक्टेविया कहती है कि वह रोमन है और क्लेओपेट्रा का भविष्य रोमनों के निर्णय पर आश्रित है। क्लेओपेट्रा कहती है कि तुम्हारा पति जो एक रोमन है मेरे प्रेम का गुलाम है। ऑक्टेविया कहती है कि वह मिस्र से अपने पति को इस गुलामी से मुक्त कराने आई है। ऑक्टेविया कहती है कि उसके मतलब क्लेओपेट्रा के पास यौन का आकर्षण है, जिन्होंने पहले जूलियस सीजर को अपने जाल में फंसाया था और अब उसके पति को फंसा लिया है। वह नारी जाति के लिए एक शर्म है। वह अपने अवैध प्रेम को पुरुषों को खुश करने वाला बना लेती है। क्लेओपेट्रा कहती है कि उसे अपने इन आकर्षणों पर गर्व है, जिन्होंने महानतम शूरवीर और श्रेष्ठतम पुरुष एंटनी को आकर्षित कर लिया है। ऑक्टेविया तब उस पर उसको मतलब एंटनी को बर्बाद कर देने और संसार के सामने तिरस्कार का विषय बनाने का अभियोग लगाती है। उसने एक्टियम में उसके साथ दगा किया था। उसने उसके बच्चों को अनाथ और पत्नी को विधवा की स्थिति में ला दिया। क्लेओपेट्रा कहती है कि यह सत्य नहीं है। ऑक्टेविया के पास उसकी पत्नी कहलाने का सम्मान है, जबकि उसने स्वयं रानी होने का सम्मान खो दिया है और प्रेमिका का तिरस्कारपूर्ण पद पा लिया है। अब तो उसके पास केवल उसका जीवन बचा है। उसे भी वह अपने प्रेमी के लिए बलिदान कर देना चाहती है। ऑक्टेविया यह कहते हुए चली जाती है कि ठीक है, यू कैन डू एनीथिंग व्हाट यू वांट। तुम कुछ भी कर सकती हो, जो तुम्हारा मन करे, जो मन करे करो, कहीं भी डूब मरो, सीधी सी बात है। क्लेओपेट्रा कहती है कि उसकी हिम्मत डूबती जा रही है और अब वह मर जाना चाहती है। वह अपनी परिचारिकाओं से कहती है कि वे उसे एकांत कक्ष में ले चले, जहां वह अपने को एंटनी की निर्दयता से उत्पन्न शोक में पूरी तरह डुबा देगी। एंटनी डौला बैला से अनुनय करता है कि वह क्लेओपेट्रा के पास चला जाए और उसकी ओर से उससे विदा ले आए। खुद उसके लिए क्लेओपेट्रा से कहना कि वह जा रहा है मृत्यु से भी अधिक दुखद है। उसकी दृष्टि उसे पिघला देगी और वह उसे छोड़ने का संकल्प त्याग देगा। इस पर डोला बेला सुझाव देता है कि इस काम के लिए वेटेंडियस को भेजा जाए। वह सुंदरता से खुरदरा है। वह उसे यह खबर रुक्षता से सुना सकता है, लेकिन एंटनी सोचता है कि वेटेंडियस यह समाचार उसे इतनी कठोरता से सुनाएगा कि क्लेओपेट्रा की मृत्यु भी हो सकती है। केवल डोला बेला ही समाचार को भली प्रकार से पहुंचा सकता है, लेकिन डोला बेला कहता है कि वह स्वभाव से बहुत कोमल है। एंटनी कहता है इसीलिए तो वह उसे भेज रहा है। उसे चाहिए कि बिछोह की इस खबर को वह इतनी कोमलता और सहजता से सुनाए कि ऐसा लगे जैसे वह दो प्रेमियों का मिलन है। वह अपने मित्र से कहता है कि वह उससे कह दे कि यदि उसने ऑक्टेवियस पर प्रभाव पा लिया है तो वह उसके लिए शांति की ऐसी शर्तों की व्यवस्था करेगा कि वह अपने समस्त सम्मान को सुरक्षित रखकर रानी बनी रहे। कई बार
एंटनी चले जाने का प्रयत्न करता है, लेकिन डोलाबेला को कुछ और संदेश देने के लिए बार बार लौट आता है। वह चाहता है कि डोलाबेला उससे कह दे कि उसने यह निर्णय परिस्थितियों की व्यवस्था के कारण लिया है। वह कहता है कि उससे यह भी कह देना कि वह एंटनी के लिए अपना प्रेम अखंडित रखे। अगर उसने सुना कि उसने कोई और प्रेमी ले लिया है तो एंटनी का दिल टूट जाएगा। यह कहते हुए एंटनी चला जाता है। अतीत में डोलाबेला क्लियोपेट्रा को प्यार करता था और उस आकर्षण को वह अब भी महसूस करता है। वह सोचता है कि अब वह, चूंकि एंटनी ने उसे छोड़ दिया, उसके साथ प्रेम कर सकता है। बट एंडियस चाहता है कि वह क्लियोपेट्रा को पूरी तरह से निंदित और एंटनी से दूर कर दिया जाए। अतः वह सोचता है कि यदि डोलाबेला और क्लियोपेट्रा में प्रेम हो जाता है तो एंटनी उसे पूरी तरह त्याग देगा। एलेक्सास चाहता है कि एंटनी ना जाए। वह सोचता है कि यदि एंटनी को पता चल जाए कि डोलाबेला उसकी प्रेमिका को प्रेम करता है तो वह नहीं जाएगा, उससे ईर्ष्या होगी। तब क्लियोपेट्रा के प्रेम में और भी गहरा डूब जाएगा। अतः वह क्लियोपेट्रा को सुझाव देता है कि वह डोलाबेला के प्रेम को प्रोत्साहन दे। क्लियोपेट्रा कहती है कि वह इस प्रकार की धोखेबाजी नहीं कर सकती। उसका प्रेम इतना शुद्ध है कि ना तो वह इसे एंटनी से जितना वह प्रेम करती है छिपा सकती है, ना ही उसे किसी और के प्रति दिखा सकती है। लेकिन एलेक्सास कहता है कि उसे अपने आप को यह दिखाने के लिए मजबूर करना पड़ेगा कि वह डोलाबेला को प्रेम करती है। इससे एंटनी को अपनी प्रेमिका, जिसे खो देने से वह डर रहा है, आधिपत्य जमाने की इच्छा और बढ़ जाएगी। अब डोलाबेला क्लियोपेट्रा से मिलता है। वेटेंडियस ने अपने आप को एक ऐसे स्थान पर रख लिया है जहां से वह क्लियोपेट्रा और डोलाबेला की बातचीत सुन सकता है। डोलाबेला क्लियोपेट्रा से कहता है कि रोमन कवि गैलस और टिबुलस ने अपनी प्रेमिकाओं सिदेसिस और डेलिया का सौंदर्य वर्णन किया है। यदि उन्होंने क्लियोपेट्रा को देखा होता तो उन्होंने उसी के सौंदर्य का वर्णन करने के लिए गीत गाए होते। तत्पश्चात वह उससे कहता है कि वह उसके लिए एंटनी से बुरा समाचार लाया है। वह कहता है कि एंटनी ने अपने विदाई संदेश में कठोरतम शब्दों का प्रयोग किया था। गुस्से से उसकी आंखें लाल लाल थी और उसका चेहरा कठोर था। क्रोध में उसके मुंह से फूट पड़ा, उसे हमेशा के लिए जाने दो। वह मेरे स्वच्छ नाम पर एक धब्बा है और उसने मेरी सारी आशाओं को नष्ट कर दिया है। उसे किसी दूर स्थान पर ढकेल देना चाहिए। यदि उसे कहीं घूमने फिरने दिया गया तो वह सारे संसार को इतना भ्रष्ट कर देगी कि फिर उसे सुधारा नहीं जा सकेगा। इस पर क्लियोपेट्रा को ऐसा धक्का लगा कि वह गिर गई और मूर्छित हो गई। तब डोलाबेला को महसूस हुआ कि उसने भयंकर भूल कर दी है। जब क्लियोपेट्रा होश आया तब उसने कहा कि वह मर जाना चाहती है। वह ऐसी दुनिया में नहीं रहना चाहती जिसमें इतना अधिक मिथ्यात्व है, मतलब जहाँ दिए गए वचनों को तोड़ दिया जाता है, सच्चे प्रेम के साथ बेवफाई की जाती है। तब फिर उसने डोलाबेला से कहा कि ऐसे कठोर शब्द कहने वाला बहुत ही निर्दयी आदमी है। इसके बाद डोलाबेला रानी के सम्मुख झुकता है और कहता है कि अपने प्रिय को बहुत बड़ी चोट पहुंचाई है। वह कहता है कि मैं विश्वासघाती था, मैंने यह झूठ तुम्हारा प्रेम पाने को गढ़ा था, मैं तुमसे क्षमा चाहता हूँ। क्लियोपेट्रा ने तब स्वीकार किया कि उसने जब उसके प्रति प्रेम प्रदर्शित किया था तब वह केवल झूठा नाटक कर रही थी। वह कहता है कि मैं उसके मन में ईर्ष्या जगाकर एंटनी के जाते हुए प्रेम को वापस लाना चाहती थी। डोलाबेला महसूस करता है कि क्लियोपेट्रा को त्यागने में एंटनी एक बहुत बड़ा खजाना खो रहा है। उसे लगता है कि वह मरने वाली है। अतः वह डोलाबेला से अनुरोध करता है कि वह उसकी और उसके प्रेमी की एक प्राइवेट भेंट की व्यवस्था करे। डोलाबेला ऐसी भेंट की व्यवस्था करने का वचन देता है, लेकिन वह एक मेहरबानी की मांग करता है। उसे मतलब डोलाबेला कहता है कि उसे क्लियोपेट्रा के हाथ छूने की अनुमति दी जाए। वह उसे उसका हाथ थामने की अनुमति दे देती है। क्लियोपेट्रा और डोलाबेला के बीच के दृश्य को वेटेंडियस और ऑक्टेविया ने देखा। जब डोलाबेला और क्लियोपेट्रा चले जाते हैं और वेटेंडियस ऑक्टेवियस से कहता है कि मिस्र की रानी उससे मतलब ऑक्टेविया से यह कहती जान पड़ रही है कि अपने बूढ़े आदमी एंटनी को ले जा।
मैं डोलाबेला के साथ अधिक सुखी हूँ। ऑक्टेविया निश्चित करती है कि वह एंटनी को उसके भाई के साथ क्लियोपेट्रा के पक्ष में शांति की शर्तें तय नहीं करने देगी। एंटनी वहां आता है और ऑक्टेविया से पूछता है कि क्या उसके कागजात तैयार हैं। वह कहती है हाँ है। तब एंटनी वेटेंडियस को एक ओर ले जाता है और उससे पूछता है कि उसने अंतिम बार डोलाबेला को कब देखा था। वेटेंडियस उससे कहता है कि वह और क्लियोपेट्रा साथ साथ चले गए हैं। डोलाबेला ने उसकी और एंटनी के विदाई संदेश को उसे सुनाया था और उसने मतलब क्लियोपेट्रा ने अपने पूर्व प्रेमी एंटनी से एक नए प्रेमी को लेकर विदा ली है। एंटनी वेटेंडियस से कहता है कि वह उसे बदनाम कर रहा है। वेटेंडियस कहता है कि उसने और ऑक्टेविया ने क्लियोपेट्रा को प्यार करते और डोलाबेला को उसके गाल चूमते देखा था। ऑक्टेविया कहती है कि उसने भी यह सब देखा था। वेटेंडियस आगे कहता है कि अब वह डोलाबेला की क्लियोपेट्रा है। सच तो यह है कि वह हर आदमी की क्लियोपेट्रा है। वह कहता है कि एक प्रेमिका के लिए यह स्वाभाविक है कि जब उसका प्रेमी उसे छोड़ दे तो वह नया प्रेमी ले ले। स्टोरी कौन कौन से मोड़ से कहाँ से मुड़ रही है, ये बहुत विचित्र तरीके से और काफ़ी घुमाव देने वाला है, लेकिन काफ़ी मज़ेदार स्टोरी है और आधुनिक प्यार को दिखा रहा है कि वर्तमान समय में भी यही होता है कि अगर कोई लड़की किसी लड़के से प्यार करती है तो बस कुछ समय बाद जब उसका ब्रेकअप हो जाता है तो फिर वो नए प्रेमी की तलाश करने लगती है और लड़के भी वही करते हैं। और आजकल तो भाई एक से किसी की प्यास बुझती ही कहाँ है। एक लड़का एक साथ कई लड़कियों से बात करता है और एक लड़की भी एक साथ बहुत सारे लड़कों से बात करती है। एंटनी कहता है कि यह सब झूठ है और यह उन दोनों के द्वारा क्लियोपेट्रा के विरुद्ध रचा हुआ षड्यंत्र है। वेटेंडियस कहता है कि क्लियोपेट्रा वास्तव में मिथ्या है और वह इस बात को उसके सामने एक गवाह लाकर सिद्ध कर देगा। वह एलेक्सास को बुलाता है और उससे पूछता है कि क्लियोपेट्रा और उसके प्रेमी के बीच क्या हो रहा है। एंटनी एलेक्सास से पूर्ण सत्य और केवल सत्य बोलने को कहता है। एलेक्सास सोचता है कि यदि वह एंटनी को कह देता है कि क्लियोपेट्रा और डोलाबेला को प्रेम करती है तो उसकी ईर्ष्या जाग जाएगी और वह क्लियोपेट्रा से अधिक घनिष्ठता से जुड़ जाएगा। अतः वह झूठ बोल देता है। वह कहता है कि पहले तो क्लियोपेट्रा एंटनी से सच्चे हृदय से प्रेम करती थी, लेकिन डोलाबेला उससे बहुत अरसे से प्रेम कर रहा है। जब उसे एंटनी ने त्याग दिया तो उसने डोलाबेला को अपने प्रेमी के रूप में ग्रहण कर लिया। इस पर एंटनी एलेक्सास से बहुत क्रुद्ध हो जाता है और उसे बाहर फेंक देता है। वह चाहता है कि एलेक्सास को हमेशा के लिए नर्क की यातनाएं दी जाए। ऑक्टेविया उसे कहती है कि एक दुराचारणी बेवफा वेश्या के प्रति इतनी अधिक उत्कंठता दिखाकर वह उसके साथ अन्याय कर रहा है। इस पर एंटनी इतना ज़्यादा नाराज होता है कि वह ऑक्टेविया को चले जाने का आदेश देता है। ऑक्टेविया उससे पूछते हैं कि उसने क्या अपराध किया है, लेकिन एंटनी अधिकाधिक नाराज हो जाता है और ऑक्टेविया को फिर चले जाने का आदेश देता है। वह वेटेंडियस से पूछता है कि उसने इस महाकोप को उसके पीछे क्यों डाल दिया। उसने सदा महाकोप शब्द सुनकर ऑक्टेविया बहुत गुस्सा हो जाती है और वह उससे कहती है कि अब वह सदा सदा के लिए जा रही है। उसने उसके प्रेम का तिरस्कार किया है और अब वह और अधिक बर्दाश्त नहीं कर सकती। वह उससे कहती है कि वह क्लियोपेट्रा के पास वापस चला जाए। वह कहती है कि वह सदा उसके प्रति अपने कर्तव्य को निभाती रहेगी। वह उसके बच्चों का परिपूर्ण रूप से लालन पालन करेगी। ये बच्चे उसके दुख के दिनों में उसको प्रसन्नता देंगे। वह कहती है कि वह उसे अंतिम रूप से छोड़ रही है क्योंकि उसे आशा नहीं है कि वह उसे कभी पूरी तरह पा सकेगी। वह क्लियोपेट्रा के साथ बांटकर नहीं रह सकेगी। इतना कह करके वह चली जाती है। जैसे कि भारत में भी है कि महिलाएं कहती है ठीक है भाई, मैं तुम्हें छोड़ के जा रही हूँ, बच्चों का मैं लालन पालन करती रहूंगी। सेम परिस्थितियों में कहानी लिखी गई है ये। वेटेंडियस अपने आप से कहता है कि घटनाएं उसके अभिप्राय के विपरीत हो रही है। वह एंटनी और क्लियोपेट्रा को अलग करना चाहता था और एंटनी ऑक्टेविया को नजदीक लाना चाहता था। इसके विपरीत उसने ऑक्टेविया को सदा के लिए उसके पति से अलग कर दिया। एंटनी डोलाबेला को अपनी ओर आता देखता है। वह उससे पूछता है कि क्या उसने उसका संदेश क्लियोपेट्रा को दे दिया है। वह कहता है संदेश देने के लिए बहुत दुखी है। उसने उससे वादा किया है कि एंटनी खुद आकर उससे विदा लेगा, इसलिए क्लियोपेट्रा खुद आ रही है।
एंटनी उससे कहता है कि वे दोनों डोलाबेला और क्लियोपेट्रा मिथ्या और बेवफा है, वे सांप हैं जिन्हें उसने अपने हृदय के स्नेह में उष्मा प्रदान की थी, वो अब डसने के लिए संयुक्त हो गए हैं। क्लियोपेट्रा कहती है कि क्या ईश्वर के पास उसका एंटनी से बिछुआ कराने के अतिरिक्त कोई और यातना तैयार है? एंटनी कहता है कि पापियों को नर्क में अब तक जो यातनाएं दी जाती हैं वे हल्की हैं। अब देवताओं को उनके जैसे अपराधों के लिए कुछ नए दंड ढूंढने होंगे। उसने जब उन पर पूर्ण विश्वास किया था वे उसके साथ दगाबाजी कर रहे थे। डोलाबेला कहता है कि वह उसे क्लियोपेट्रा को उतना प्रेम नहीं करता जितना मतलब एंटनी को करता है। वह कहता है कि वेटेंडियस और ऑक्टेविया ने उन्हें परस्पर प्रेमाचार करते देखा था। क्लियोपेट्रा कहती है कि ये दो उसके शत्रु हैं। एंटनी उत्तर देता है, एलेक्सोस तो उसका शत्रु नहीं, उसने उनके समाचार की पुष्टि की है। डोलाबेला उससे कहता है कि उसने उसे प्रेम किया था, इसके लिए वह बहुत दुखी है। लेकिन क्लियोपेट्रा निर्दोष है। क्लियोपेट्रा बताती है कि उसने डोलाबेला के प्रेम को इसलिए प्रज्वलित किया था क्योंकि वह एंटनी में ईर्ष्या पैदा करना चाहती थी। उसका उद्देश्य एंटनी के प्रेम को बनाए रखना था। एंटनी यह जानना चाहता है कि यह प्रमाणित करने के लिए उनका उद्देश्य यही है। कोई गवाह है? क्लियोपेट्रा कहती है कि इसके गवाह वे खुद हैं और ईश्वर है। वह चाहती है कि वो उसकी दृष्टि से हट जाए। डोलाबेला क्षमा मांगता है। एंटनी कहता है कि वह एक शत्रु को क्षमा कर सकता है लेकिन एक प्रेमिका और मित्र को नहीं कर सकता। वह उनसे सदा के लिए चले जाने को कहता है। क्लियोपेट्रा उससे कहती है कि वह जब उसे एक क्षण के लिए भी छोड़ना नहीं चाहती और वह उससे सदा के लिए चले जाने को कह रहा है, अब वह कहाँ जाए? वह कहती है कि यदि मैंने तुम्हें नाराज किया है तो मुझे मार डालो, लेकिन अपने सामने से चले जाने को मत कहो। एंटनी कहता है कि उसकी झूठी भावना उसके उसे क्षमा कर देने के लिए प्रेरित कर रही है, लेकिन उसके सम्मान भाव की मांग है कि वह उसे बाहर कर दे। वह कहती है कि उसे उसके अपने हिजड़े एलेक्सेस की साक्षी पर दंड दिया जा रहा है। तब वह कहती है कि एलेक्सास ने यह ड्रामा खुद ही उसकी ईर्ष्या जगाने और उसके हृदय के और पास लाने के लिए रचा था। लेकिन एंटनी एलेक्सास पर आश्रित होने के लिए तैयार नहीं है क्योंकि वह तो अपनी रानी के मुताबिक बातें कहेगा। तब वह कहती है कि मेरे कठोर स्वामी विदा। वह कहती है कि वह अब भी उसे सच्चे हृदय से और तीव्रता से प्रेम करती है। एंटनी अब भी विश्वास करता है कि डोलाबेला और क्लियोपेट्रा एक दूसरे को प्रेम करते हैं। वह चाहता है कि आगे से भी अलग रहे। वह क्लियोपेट्रा से कहता है कि तुम भले ही इस बात पर शोक करो कि मेरे लिए तुम्हारा प्रेम झूठा था, लेकिन अब मैं तुम्हारा और अधिक विश्वास नहीं कर सकता। तब फिर वे अभिन्न दिशाओं में चले जाते हैं। अब आता है पांचवा पार्ट। इस पार्ट में हमें सबसे पहले क्लियोपेट्रा और चार आदमियों और इराश मिलती है। चार चारवियों, सॉरी, चार आदमियों नहीं, चारवियों है। चारवियों ईश्वर से अधिक न्यायवान होने की अपील करती है, लेकिन क्लियोपेट्रा जैसे सच्चे प्रेमियों को इतना अधिक दुख सहना पड़ता है तो लोगों का न्यायपूर्ण ईश्वर विधि में से विश्वास उठ जाएगा। वे यह सोचने लगेंगे कि मानव जीवन केवल संयोग से शासित है। क्लियोपेट्रा अत्यंत उदास है, दुखी है। वह अपने जीवन को उनके गोलक में से नोच फेंकना चाहती है क्योंकि उन्होंने एंटनी के हृदय को मोहित तो किया लेकिन वे उसे रोक नहीं सके। वह केवल एंटनी के लिए जीवित है, लेकिन जब उसने उसका निष्कासन कर दिया तो वह मर जाना चाहती है। वह कहती है कि वह जिंदा नहीं रह सकती, लेकिन यह बड़ी दयनीय दुखद जिंदगी होगी, ऐसा जिंदगी जिसमें प्रेम उसके भीतर घुटा रहेगा। वह एलेक्सोस को बुलाती है और कहती है कि वह विश्वासघाती और उसकी सारी वेदनाओं के लिए उत्तरदायी है। उसने उसे डोलाबेला के साथ प्रेम करने की सलाह दी थी ताकि एंटनी में ईर्ष्या जगाई जा सके। परिणाम यह हुआ कि ऑक्टेविया चली गई और उसका क्लियोपेट्रा का निष्कासन हो गया। अब वह इतना नीची डूब गई है कि उसके पास उसे साथ देने के लिए आवाज़ भी नहीं है। इसके विपरीत एलेक्सास सोचता है कि उसके लिए
मतलब क्लोपेट्रो के लिए स्थिति बहुत अच्छी है। ऑक्टेविया चली गई और डोलाबेला को निष्कासित कर दिया गया, इसलिए अब एंटनी पूरी तरह उसका है। एलेक्सास बताता है कि इस समय ऑक्टेवियस और मिस्र की नौसेनाओं के बीच लड़ाई लड़ी जा रही है। एंटनी उसे अलेक्जेंड्रिया के प्रकाश स्तंभ से देख रहा है। बड़े जोर की तुमुल ध्वनि होती है। एलेक्सास कहता है कि मिस्र की सेनाएं जीत गई होंगी। कुछ देर बाद एक और बड़ी तुमुल ध्वनि बंदरगाह से होती है। एलेक्सास कहता है कि इसका अर्थ है उसकी अंतिम विजय, लेकिन इसके विपरीत सेरेपियो एक भयानक समाचार लाता है कि मिस्र परास्त हो चुका है। मिस्र की सुसज्जित नौसेना ऑक्टेवियस की नौसेना का मुकाबला करने गई, लेकिन कोई लड़ाई नहीं हुई। दोनों पक्षों के मल्लाहों ने हवा में टोपियां उछालकर अभिवादनों का विनिमय किया। मिस्र के जहाजों को मित्रों की तरह ग्रहण किया गया और दोनों नौसेनाएं साथ साथ बंदरगाह पर आई। एंटनी बहुत नाराज है क्योंकि वह यह सोच रहा है कि मिस्र की नौसेना ने क्लोपेट्रो के आदेश पर उसके साथ विश्वासघात किया है। एलेक्सोस क्लोपेट्रो को स्मारक मतलब समाधि पर जाने की सलाह देता है। वह कहता है कि वह खुद ऑक्टेवियस के पास आएगा। वह ऑक्टेवियस से प्रार्थना करेगा कि उसने क्लोपेट्रो को जीवन दान दे दे। इस पागल आदमी मतलब एंटनी को मरने दिया जाए। इससे क्लोपेट्रा बहुत क्रुद्ध हो जाती है। वह उसे विश्वासघाती कहती है और कहती है कि उसके सुझावों पर काम करने के कारण वह बर्बाद हुई है। यह कहती हुई वह चली जाती है। अब एलेक्सास यह विचार करता है कि वह खुद अपना जीवन कैसे बचा सकता है। वह क्लोपेट्रो के भविष्य के बारे में चिंतित नहीं है। एंटनी और वेटेंडियस वहां आते हैं। एंटनी कहता है कि मिस्र वालों ने उसके साथ विश्वासघात किया है। वेटेंडियस कहता है कि सब मिस्रवासी विश्वासघाती है और उनकी रानी विश्वासघात की आत्मा का साकार रूप है। एंटनी और वेटेंडियस ने सम्मानजनक मृत्यु से मरने का निश्चय कर लिया है। अतः वेटेंडियस सुझाव देता है कि उनके पास फौज की जो 3 टुकड़ियां भी बची हुई है, उन्हीं की सहायता से उन्हें ऑक्टेवियस की फौज के विरुद्ध लड़ना चाहिए। हम उनके जितने सैनिकों को मार सके मारे और हो सके तो इससे उन्हें विजय प्राप्त हो जाए। अब वे एलेक्सास को देखते हैं। वे उसे मार डालना चाहते हैं, लेकिन एंटनी सोचता है कि वह एक तुच्छ मिथ्यावादी है और उनकी तलवार से मारा जाने योग्य नहीं है। एंटनी उससे कहता है कि वह अपनी रानी के कामों का समर्थन करने के लिए एक शब्द भी न बोले। एलेक्सास कहता है कि वह ऐसी जगह गई है जहां वह या उसका प्रेम उसे परेशान न कर सके। एंटनी सोचता है कि वह डोलाबेला के साथ भाग गई होगी। उसने अपनी नौसेना ऑक्टेवियस के पास भेज दी है और अब वह ऑक्टेवियस के पास मित्रता की तलाश में गई है। तब एलेक्सास उन्हें बताता है कि क्लोपेट्रा ने अपनी निर्दोषिता अपने आप को मारकर सिद्ध कर दी है। एंटनी द्वारा बेवफाई का अभियोग लगाए जाने के बाद वह इतनी दुखी थी कि उसने अपने आप को समाधि में बंद कर लिया है। उसने अपना छुरा खींचा और इसके लिए पहले उसकी परिचारिकाएं उसे रोक पाती कि उसने अपने दिल में घोंप लिया। वेटेंडियस यह सुनकर खुश है कि क्लोपेट्रो मर चुकी है, लेकिन एंटनी यह अनुभव करता है कि वह अपराधी है क्योंकि वह अपनी सत्यनिष्ठ और निर्दोष प्रेमिका का हत्यारा है। एलेक्सास अपने आप से कहता है कि क्लोपेट्रो की मृत्यु की झूठी खबर वह एंटनी का शोक यह प्रकट करता है कि वह अभी भी रानी को प्रेम करता है। उसे यह जानकर खुशी होगी कि वह अभी भी जीवित है और वे जल्दी ही एक हो जाएंगे। वह सोचता है कि उसने बड़ी चतुराई से काम किया है। उसने अपनी जिंदगी भी बचा ली है और एंटनी तथा क्लोपेट्रो को पास भी ले आया है। वेटेंडियस एंटनी से कहता है कि उसे उठ खड़ा होना चाहिए और वे लड़ते लड़ते मरेंगे, लेकिन एंटनी कहता है कि अब वह और लड़ाई नहीं लड़ेगा। जब क्लोपेट्रो मर चुकी है तो लड़ने में कोई आकर्षण नहीं है। उसे जीवन में घोर जुजुप्सा मतलब अंधेरा दिखाई दे रहा है। वह वीरतापूर्वक मरेगा लेकिन लड़कर नहीं। अब जब क्लोपेट्रा मर चुकी है वह परवाह नहीं करता, भले ही ऑक्टेवियस सारे संसार पर शासन करे। सच तो यह है कि यह अच्छा ही होगा कि संसार का एक ही शासक हो। वेटेंडियस कहता है कि उसने लड़ते हुए मरना अधिक पसंद किया होता, लेकिन एंटनी की मृत्यु के बाद वह हरगिज जीवित नहीं रहेगा। वेटेंडियस कहता है कि वह उसे मार डाले और अपना पुरस्कार लेने ऑक्टेवियस के पास चला जाए। वेटेंडियस उससे कहता है कि
वह उस वह उससे एक विश्वासघाती की तरह काम करने के लिए कह रहा है। वह इस बात की कभी कल्पना नहीं कर सकता कि वह अपने मित्र मतलब एंटनी के साथ ऐसा व्यवहार करेगा, एंटनी को मारेगा। एंटनी अब वेटेंडियस से अनुनय करता है कि वह उसे मार डाले। वेटेंडियस अपने मित्र का हाथ अपने हाथ में ले लेता है, उसे विदा कहता है, उसे छाती से लगा लेता है। वह एंटनी से कहता है कि वह अपना चेहरा दूसरी तरफ पीछे घुमा ले। तब फिर वेटेंडियस अपने आप को मार डालता है। एंटनी चित्कारता है और उसने वेटेंडियस ने उससे मतलब एंटनी से उसकी मृत्यु लूट ली। वह कहता है कि वेटेंडियस जीवन काल में उसका नेता था और उसने अपने आप को मृत्यु में भी उसका नेता सिद्ध कर दिया। तत्पश्चात एंटनी अपनी तलवार पर गिर पड़ता है, लेकिन वह तत्काल नहीं मरता क्योंकि तत्काल उसके दिल में तलवार उसके दिल में नहीं घुसी थी। वह कहता है कि मृत्यु उसे प्रतीक्षारत रख रही है। तत्पश्चात कुछ पदचापे सुनता है। वह सोचता है कि वह बड़े अपमान की बात होगी कि सीजर के कुछ लोग आए और उसे जीवित पाए। संदेह करे कि उसने अपने को मारने की कोशिश की, लेकिन आत्मघात करने का उसका अभिप्राय यथार्थ नहीं था। वह घुटनों के बल उठने का प्रयत्न करता है। तभी ठीक क्लोपेट्रा पूछते हुए आती है कि मेरे स्वामी कहाँ है। जब वह एंटनी को धरती पर पड़ा हुआ और वेटेंडियस को उसके बगल में मृत देखती है, वह चीख पड़ती है, मैंने आने में बहुत देर कर दी। अरे शापित एलेक्सास! एंटनी उससे पूछता है कि क्या तुम जीवित हो या मैं मृत हूँ। पाताल लोक में क्लोपेट्रा की आत्मा से मिल रहा हूँ। वह उससे पूछती है कि उसे कैसा लग रहा है। वह कहता है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे कि मैं एक आदमी हूँ जो जल्दी में इस दुनिया को छोड़ रहा है, जिसने सब सामान बांध लिया है, लेकिन जल्दबाजी में जो एक जवाहरात को भूल गया है, उसे पाने के लिए जितनी तेजी से लौट सकता है लौट रहा है। मैंने अपने व्रत को तुम्हारी खातिर अटकाए रखा है। वह ईश्वर से प्रार्थना करती है कि उसे उसका जीवन वापस दे दे, लेकिन एंटनी कहता है कि वह जो चाह रही है वह नहीं हो सकता। उसकी आत्मा उसके शरीर से अलग हो रही है। वह उसके मुंह से केवल यह सुनना चाहता है कि उसने कभी उससे बेवफाई नहीं की। वह कहती है कि अब यह कहने में बहुत देर हो चुकी है। वह अपनी वफादारी उसके साथ बढ़कर सिद्ध करेगी। मिस्र की नौसेना के संबंध में वह कहती है कि उसने दोनों को धोखा दिया है। मतलब मिस्र की नौसेना ने क्लोपेट्रा और एंटनी दोनों को धोखा दिया है। जहाँ तक उसके डोला बहला के साथ प्रेम के अभियोग की बात है, वह स्पष्ट करती है कि उसने उसके साथ में कभी सोचा तक नहीं और अब उससे घृणा करती है। एंटनी उसका विश्वास करता है और संतुष्ट है। क्लोपेट्रा उसे विश्वास दिलाती है कि वह बहुत जल्द ही उसके साथ दूसरे लोक में आएगी। वह आगे कहती है, मैं तुम्हारी हूँ मैं और सीजर को कभी जो तुम्हारा है वह छूने नहीं दूंगी। एंटनी उससे कहता है कि वे खुशी के युगों तक रहे। वह खुश है कि वे एक दूसरे की बाहों में मर रहे हैं। वह अंतिम चुंबन चाहता है। यह चुंबन उस साम्राज्य से जो मैं एक्टिवियस के लिए छोड़े जा रहा हूँ बहुत बहुत अधिक मूल्य का है। यह कहते हुए वह मर जाता है। क्लोपेट्रा कहती है कि मैं तुम्हें 10,000 चुंबन दूंगा और चिल्लाती है, मेरे स्वामी मेरे स्वामी। इरास उससे कहती है कि मैं उसकी आत्मा उसके शरीर को छोड़ चुकी है। क्लोपेट्रा निश्चय करती है कि उसे जल्दी मर जाना चाहिए। वह कहती है कि वह एक रोमन की पत्नी है, वह जानती है कि किस प्रकार मरा जाए। वह कहती है कि वह एंटनी के साथ ऐसी मजबूत गांठ से बंधी हुई है कि रोम का कोई भी कानून उसे खोल नहीं सकता। तत्पश्चात क्लोपेट्रा अपनी परिचारिकाओं से कहती है कि जल्दी से जल्द अपना काम शुरू कर दे। वह कहती है कि उसके आदमी उसे स्वर्ग से देख रहे हैं। उसे डर है कि ऑक्टेवियस के आदमी उसे पकड़ न ले। वह अपने स्वामी एंटनी को देर तक प्रतीक्षारत नहीं चाहती। वह चार्मियों से कहती है कि उसका मुकुट और सर्वाधिक मूल्यवान जेवर ले आवे। इरास से वह कहती है कि वह नागों को ले आवे जो सारी बुराइयों का इलाज कर देंगे। वह कहती है कि जब दूसरे लोग उसे जीवित पकड़कर जिंदा रहने के लिए विवश करना चाहे तब मरना सुखद है। सबसे पहले क्लोपेट्रा ने एंटनी को तोरेल की माला पहनाई। उसके बाद उसने अपनी परिचारिकाओं से कहा कि वे उसे दुल्हन की तरह सजाए क्योंकि वह अपने प्रेमी के साथ अभिसार करने जा रही है। इसके बाद उसने उनसे कहा कि वे उसके प्रेमी की बगल में बैठा दें। यह उसके अमर प्रेम का उत्सव है।
इसके बाद उसने इराक को आदेश दिया कि वह नागों की मंजूसरी मतलब पिटारी ले आए। वह कहती है कि सांप के व्रत के भयानक काम को खुद व्रत से अधिक अच्छी तरह करता है। वह बस व्यक्ति के अंगों को छूता भरा है और व्यक्ति पीड़ा रहित नींद में सो जाता है। सेरेपियन समाचार लाता है कि नगर ने समर्पण कर दिया है। सीजर फाटक पर है। क्लियोपैट्रा कहती है कि सीजर के आने में आवश्यकता से अधिक देर हो गई है, क्योंकि मृत्यु ने पहले ही उस पर कब्जा कर लिया है जिस पर वह कब्जा करना चाहता है। फिर वह अपनी बाह को सांप से डसवाती है। चार्मियो और इनाश ने भी अपने स्वामिनी के साथ मरने का निश्चय कर लिया था, अतः वे भी अपने को सांपों से डसवा लेती है। क्लियोपैट्रा अपने सिराओं में मृत्यु का स्पर्श अनुभव करती है। वह अपने शरीर पर शून्यता का अनुभव करती है। उसने उनसे कहा कि उसे एंटनी के वक्ष पर लटा दिया जाए। इसके बाद वह ऑक्टेवियस को चुनौती देती है कि अगर उसमें सामर्थ्य है तो उसे एंटनी से अलग कर दे, और मर जाती है। चार्मियो कहती है कि क्लियोपैट्रा की रानी की तरह मरी वह मिस्र की जाति के महान शासकों की अंतिम संतान थी। सेरेपियन कहता है कि देखो, प्रेमी किसी तरह बड़े वैभव से युक्त साथ साथ बैठे हैं, मानो कि वे आधे मनुष्य जाति को कानून की व्यवस्था दे रहे हो। सेरेपियन आदेश देता है कि एलेक्सास को गिरफ्तार कर लिया जाए। उसे बलि का बकरा बनाया जाएगा। ऑक्टेवियस की विजय जुलूस में घुमाया जाएगा। एंटनी और क्लियोपैट्रा के संबंध में वह कहता है कि वरद युगल, तुम युगों तक सो सकते हो। भावी पीढ़ियां कहेगी कोई भी बड़े प्रेमी एंटनी और क्लियोपैट्रा की तरह ना जिए ना मरे। ये स्टोरी हमें बहुत कुछ सिखाती है, और आधुनिक समय में जो लोग और आजकल के जो बच्चे प्रेम की परिभाषा रख रहे हैं, उसके हिसाब से ये स्टोरी अपने आप में बहुत अहम है। मुझे बड़ी खुशी है कि मैंने इस स्टोरी को पढ़ा और आप लोगों को सुनाया, और मुझे लगता है कि आप लोग भी इसको पढ़ के बड़ा आनंदमय होंगे। और आप लोग समझिए कि इस स्टोरी को जो कि जॉन ब्रैंडन ने लिखा, ऑल फॉर लव, ये इसका अर्थ समझना बहुत मुश्किल होता है हिंदी में, इस वजह से भी मैंने इसको हिंदी में ट्रांसलेट करके आप लोगों को बताया। थैंक यू, जय हिंद, बाय बाय। आप सबसे मिलता हूँ अगली स्टोरी में, तब तक के लिए विदा लेता हूँ। लेकिन अगर आपको ये पसंद आया तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।